नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन जहां आपको मिलती हैं खबरें A to Z। चलिए खबरों के पीछे असल खबर क्या है जानने का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। शुरुआत करते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर जिस पर सारे देश की नजर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन की हालत को लेकर, उनकी सेहत को लेकर आज दिन भर चिंताएं व्यक्त की जाती रहीं। उनकी हालत में थोड़ा सुधार है, स्थिर हालत बताई गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद पहुंचकर UN मेहता अस्पताल में अपनी मां की सेहत की जानकारी ली, डॉक्टर से बातचीत की। इस पर सभी ने कुशलक्षेम जाना। राहुल की माँ है तो जिंदगी जन्नत सी लगती है, ये रब है जमीन पर घर की रौनक सी लगती है। लेकिन माँ फिलहाल अस्पताल में है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका हाल जानने अहमदाबाद पहुंचे। UN मेहता अस्पताल में डॉक्टर से उनकी सेहत की जानकारी ली। अस्पताल में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के कुछ और मंत्री मौजूद थे। मंगलवार देर रात हीराबेन की तबीयत अचानक बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल के डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रही है। गृहनगर, बड़नगर हो या वाराणसी, देश के कई मंदिरों में उनके अच्छे स्वास्थ्य की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इधर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हीराबेन के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। राहुल ने लिखा, एक माँ और बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। आशा करता हूँ आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो सारे देश ने कामना की कि प्रधानमंत्री की माताजी की सेहत अच्छी हो जाए और इसी तरीके से लगातार कुछ और खबरें रहीं जिन पर देश की नजर आज गई। इन्हीं में से एक तस्वीर और है जो मां बेटे के बीच की है, चर्चा देश भर में छिड़ी। कांग्रेस के स्थापना दिवस का मौका था, दिल्ली में एक खास तस्वीर यहां दिखी। राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ एक मंच पर दिखे और कुछ लाइट मोमेंट्स उनके बीच में थे जिस पर सारे देश में चर्चा छिड़ गई। देखें आप। मां संग है तो हर गम हार जाता है, इसकी छांव में ही जीवन मुस्कुराता है। ये तस्वीरें दिल्ली के कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम की हैं। राहुल गांधी के साथ मां सोनिया गांधी कुर्सी पर बैठी नजर आ रही हैं। बातचीत के हल्के फुल्के पलों में राहुल गांधी मां से दुलार करते नजर आए। राहुल ने मां से प्यार जताते हुए उनके गालों को छुआ और इस बीच सोनिया ने डांट लगाते हुए उनका हाथ झटक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता अंबिका सोनी को भी राहुल और सोनिया गांधी से बातचीत करते देखा जा सकता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ एक तस्वीर में दिखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। यात्रा की शुरुआत के दौरान भी कर्नाटक में राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते हुए दिखे थे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी बहन प्रियंका गांधी के साथ भी दुलार जताते अक्सर दिख जाते हैं। तो आज खुद ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि मां और बेटे का रिश्ता अनमोल होता है, लेकिन अक्सर उनके जेस्चर्स पर लोग कमेंट भी करते हैं, सवाल भी उठाते हैं। आज हम राहुल के जेस्चर को ही डिकोड कर रहे हैं। पहली बात यह कि राहुल की यात्रा के दौरान हर दिन किसी न किसी तस्वीर पर एक राष्ट्रीय बहस चर्चा छिड़ जाती। राहुल की हाफ टी शर्ट का मसला हो या फिर कोई और। अब उनकी मां सोनिया गांधी के साथ मंच पर जो लाइट मोमेंट्स वाला वीडियो है, इस पर भी तरह तरह के कमेंट्स आपने देखे सुने। हर कोई अपने तरीके से इसको देखता, डिस्क्राइब करता। हर माँ बेटे का रिश्ता बेहद अनौपचारिक होता है, बेहद आत्मीय होता है। व्यक्ति सबसे बेपर्दा अपनी माँ के सामने ही होता है। लेकिन राहुल गांधी का मूल स्वभाव थोड़ा सा अलग है, ये कहना गलत नहीं होगा। वो कई बार परंपराओं को तोड़ने और औपचारिक दायरों को लांघने का काम करते हैं। मसलन भरे सदन में विपक्षी नेता के तौर पर बोलते बोलते अचानक से सत्ता पक्ष की लॉबी में जाना, मोदी जी को जादू की झप्पी देना हो, किसी विधेयक के ऊपर जन भावना उसके ऊपर है ये जताने के लिए अपनी सरकार के बिल की कॉपी फाड़ना हो, या फिर बयानों में ऐसे शब्दों को चुनना जो पॉलिटिकली करेक्ट आप नहीं कह सकते।
इस यात्रा में कभी सड़क पर झुककर मां के फीते बांधना हो, कभी बहन के चेहरे के साथ में बच्चों की तरह खेलना हो, या फिर आज वाली तस्वीर। हर बार वो कुछ ऐसा करते हैं जो अलग मायने निकालता दिखता है, लेकिन ये माँ बेटे के बीच का रिश्ता है और इस पर कम से कम कोई कमेंट, इस पर कम से कम कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि वे राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है और ऐसा एक पक्ष में नहीं हर बार देखने को मिलता है, तो ये होता रहेगा। वैसे आज जब राहुल गांधी से शादी पर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब भी बड़े अलग अंदाज में दिया। कहा कि उनका पहला प्यार उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी है और दूसरा मां सोनिया गांधी, तो ऐसी लड़की हो जिसमें दोनों के गुण हो तब वो शादी के बारे में विचार कर सकते हैं। खैर, ये उनके निजी विचार हैं, निजी मामला है, पर देश उनसे कुछ अलग तरह की उम्मीदें करता है, पार्टी के एक्सपेक्टेशन उनसे कुछ अलग तरह की। अब आते हैं कुछ और घोर सियासी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा सियासी तौर पर आर पार वाला हो गया है और अब लड़ाई आदिवासियों के बीच असली नकली नेता कौन है इसकी भी दिखती। बस्तर में आयोजित एक सम्मेलन में 100 से ज्यादा ग्रामीण और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता पार्टी से बेहद नाराज हैं। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दे। आज यहाँ की जनता, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो गए। केदार कश्यप का ये बयान कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा को जरा भी रास नहीं आया। लखमा ने कहा कि केदार कश्यप नकली आदिवासी हैं, बस्तर के लोग उन्हें कब का नकार चुके। लखमा ने यहाँ तक कह डाला कि अगर केदार कश्यप में थोड़ी भी शर्म हो तो वो राजनीति छोड़ दे। केदार कश्यप जैसा फर्जी आदिवासी नेता दुनिया में कोई नहीं है और इनको माफ नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत शर्म होता ना, उसको राजनीति छोड़ देना चाहिए। जवाब में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल का काम कर रही है। आदिवासी को यदि नकली कहे तो इनके सरकार में तो सब कुछ नकली है। फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति रही है आज कांग्रेस उसी नीति पे चल रही है। सवाल ये, क्या ये सब 2023 की चुनावी बिसात पर चेहरों की आपसी लड़ाई है? वैसे बात आरक्षण संशोधन विधेयक से ही शुरू हुई और उसी से जुड़ी है, तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर वार पलटवार दिन ब दिन तीखा हो रहा है, निजी स्तर पर जा रहा है। आज इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आपस में गंभीर आरोप लगाए गए। श्वेत पत्र और करियर किलर जैसे टर्म्स सामने आ गए। राजभवन की मंशा और अधिकारों पर छिड़ी बहस पर राजभवन ने भी आज एक पत्र जारी किया और इसे बेहद अनुचित बताया। पूरी रिपोर्ट देखिए। परंतु हमने ये भी कहा कि आरक्षण पर सत्ता पक्ष के तीखे जुबानी प्रहार का जवाब देने के लिए भाजपा की प्रदेश इकाई ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी कर ये बताने के लिए कहा कि उसने 4 साल के कार्यकाल में आरक्षण को बचाने के लिए क्या किया। भाजपा ने कांग्रेस सरकार को करियर किलर तक बताया। सरकार कुल मिलाकर भर्तियां करनी नहीं चाहती है और ये तो छत्तीसगढ़ में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है। अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करने का कोई काम कर रहा है तो ये भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार कर रही है। भाजपा के आरोपों पर मोर्चा संभाला प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि करियर किलर तो बीजेपी है, जिसके 15 साल के कार्यकाल में गिनी चुनी बार पीएससी परीक्षा हो पाई। कैरियर किलर का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 15 साल के सेवा में लगभग 3 बार ही पीएससी की परीक्षा आयोजित हुई। इस बयानबाजी के बीच राजभवन की ओर से एक पत्र जारी कर राज्यपाल, राजभवन और विधिक सलाहकार को लेकर की जा रही टिप्पणियों को अनुचित बताया गया है। साथ ही राजभवन के संवैधानिक अधिकारों को लिखित में बताया गया है। तो अब बात आ गई है भविष्य पर, रोजगार पर, आरक्षण पर। जुबानी जंग लगातार तीखी हो रही है। मौजूदा हालात जो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, इन मौजूदा हालात में क्या परिस्थितियां आगे बन सकती, जरा हम इस बात को डिकोड करते हैं। आरक्षण के मामले में असली और नकली आदिवासी को लेकर आज हमने तीखी बहस देखी, इस मंच पर, हमारे मंच पर भी देखी। तो क्या यह मान लिया जाए कि बस्तर में अब चेहरे की लड़ाई वास्तविक तौर पर 2 निजी व्यक्तियों के बीच में भी हो रही है? क्या आदिवासी वोट बैंक 2 धड़ों में बंट जाएगा? ये सवाल भी उठा। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में ही जनता देगी, आदिवासी देंगे। इधर आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के दस्तखत न होने से कांग्रेस
सरकार में जो नाराजगी है इसमें कुछ बयान आए। राज्यपाल के साथ वो बीजेपी को इस पर सीधे तौर पर अब घेरने लगे हैं। कांग्रेस ने इसे राज्य के लोगों के साथ छल बताया है, तो वहीं बीजेपी इन हमलों का जवाब दे रही है, अपनी तरफ से काउंटर कर रही है। जुबानी हमला तेज होने के पीछे एक ये भी माहौल दिखता है कि हर कोई इस माहौल को 2023 के चुनाव से पहले अपने पक्ष में कर लेना चाहता है, क्योंकि दोनों पक्ष ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मामला पूरी तरह उलझ चुका है। नियम, कायदे, कानून और हो सकता है कि ये अदालत की चौखट पर जाकर ही सॉल्व हो, लेकिन फिलहाल हर कोई, जैसा हमने कहा, इसे अपने पक्ष में करने के लिए बयानों के द्वारा एक माहौल क्रिएट कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इस मसले के ऊपर आगे क्या होगा या किस अंदाज में हम ये कहें कि आगे बहस जारी होती है। फिलहाल जो राजभवन की टिप्पणियां हैं और उनका पत्र ये कहता है कि उनकी जो जानकारियां उसमें डेटा का अभाव है, कमी है। इस पर सरकार की तरफ से क्या उत्तर आता है, क्योंकि मूल प्रक्रिया यहीं जारी। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आक्रामक तेवर फिर दिखा, एक्शन अंदाज दिखा। मुख्यमंत्री ने शिकायत मिलने पर मंच से पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कलेक्टर को हटाया। निवाड़ी कलेक्टर पर गाज गिरी और ऊर्जा तहसीलदार को हटाया गया। देखिए आप। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। ऐसा पहली मर्तबा हुआ जब किसी कलेक्टर को मंच से सीएम ने हटाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवाड़ी जिले में गढ़ कुंडार महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग के आयोजन में मंच से संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मैं हमेशा बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का स्वागत और सम्मान करता हूँ। सीएम ने डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा की तारीफ में कहा कि ये दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन निवाड़ी कलेक्टर तरुण भटनागर की कई शिकायतें मिली, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूँ। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने ऊर्जा के एक तहसीलदार संदीप शर्मा को भी तत्काल हटाए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के गढ़ कुंडार में महाराजा खेत सिंह नाम से सामुदायिक भवन की सौगात भी दी। तो प्रशासनिक कसावट के नाम पर अगर किसी अधिकारी को मंच पर से हटाया जाता है तो इसे भी कई बार अलग तरह से देखा जाता है, लेकिन लोगों की अगर शिकायत है, लोगों को अगर वाकई प्रशासन से इतनी दिक्कतें हैं और इस पर कोई एक एक्शन मिसाल बनता है और अन्य जगहों पर इसका लाभ होता है, तो जनता को इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन ये एक्शन जमीन पर दिखना चाहिए, इसका असर दिखना चाहिए, ये जनता चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश में इस पर भी बयान है, बीजेपी ने इस पर तीखा हमला बोला है। देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज करने जा रही कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे लोग पार्टी से जुड़ेंगे, पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, लेकिन बीजेपी का इस पर कुछ और ही मानना है। कमलनाथ जी ने विधानसभा से हाथ जोड़ लिए थे, अभी नेता प्रतिपक्ष ने विधायकों को जोड़ लिए जो उनके यहाँ थे, कमलनाथ जी गुट की, और उनने नेता प्रतिपक्ष से जोड़ लिए, और नेता प्रतिपक्ष जी ने मुख्यमंत्री के भाषण से हाथ जोड़ लिए थे। अब ये सब कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से हाथ जोड़ लिए। 23 में 2023 आ रहा है, इसमें अब जनता कांग्रेस से हाथ जोड़ लेगी। नरोत्तम मिश्रा के तंज पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस बीजेपी संघ के जैसी नहीं है जो लोगों को हथियार और चाकू रखने की सीख दे। ये कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता आम जनता के हाथ जोड़ने की प्रवृत्ति कर रही है। ये गलत बोल रहे हैं, बीजेपी से हाथ जोड़ लेगी अब 2023 में। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अपने नए अभियान में जुटी है। उसे उम्मीद है कि इससे चुनावी तैयारी में मदद मिलेगी। तो कांग्रेस के इस अभियान का मकसद और मायने हैं क्या, जरा इस बात को हम डिकोड करते हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है, सबको पता है, और अब इसमें 10 महीने बचे हैं। इस लिहाज से भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस को चुनावी जमीन पर अपनी मजबूती टटोलने का एक और अवसर होगा। यही वजह है कि अभियान शुरू होने से पहले बीजेपी आक्रामक तेवर इस पर अभी से अपना रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ को लेकर कई बार ये कहा गया कि बीजेपी को इससे डर है, तो इसीलिए आक्रामक तेवर अभी से। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की तैयारी कांग्रेस पार्टी ऐसे अभियानों के द्वारा चाहती है। राहुल गांधी की यात्रा ने एक संजीवनी का काम कांग्रेस के लिए किया, ये दिखता है।
भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है। पार्टी से अगले चुनाव तक बरकरार रखना चाहती है। बीजेपी इसे पूरी तरह से फ्लॉप शो कहने की कवायद में जुट गई है। अब पूरा दारोमदार आम लोगों के बीच में कौन सा परसेप्शन, कौन सा भाव ज्यादा स्थायी होता है, इस पर टिका। इसीलिए दोनों पक्षों से तगड़े बयान हैं और कड़े बयान। लेकिन फिलहाल इस अभियान का कांग्रेसी कैसे जनता के बीच में एग्जीक्यूशन करते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि उसका असर क्या होगा। बात अब मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम फायर ब्रांड नेता उमा भारती की, जो जब भी कुछ कहती हैं सुर्खियों में आता है और उसके मायने निकाले जाते हैं। अब की बार उमा भारती ने लोधी समाज के मंच पर कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर सियासी तौर पर तिकड़म या मायने निकालने का क्रम शुरू हो चुका है। क्या कहा है, देखें आप। उमा भारती अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन के मंच पर कहा कि मैं आपको बीजेपी को वोट देने के लिए सिर्फ इसीलिए नहीं कहूंगी कि आप लोग लोधी हो। मैं सभी से कहती हूं कि आप बीजेपी को वोट करें, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं। पर आप अपना हित देखना। और क्या कहा उमा ने, आप खुद सुनिए। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। इधर कांग्रेस ने उनके बयान को नाराजगी से जोड़ते हुए बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है। अब बीजेपी को वोट देने वाला लोधी समाज ही नहीं बचा, तो बचा क्या? वोट कौन देगा हमको? बचे नहीं कोई वोट देने वाले। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 174 से ज्यादा बनेगी कमलनाथ जी की सरकार। उन्होंने कहा कि समाज में सामाजिक रूप से जो चीजें हैं उनके निर्णय समाज को अपने करना चाहिए। समाज में कैसे कुरीतियां दूर हों, समाज कैसे आगे बढ़े, शिक्षा का कैसे विकास हो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आऊंगी, इसमें गलत क्या? चुनावी साल में उमा भारती के इस बयान के अब तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। इस पर आगे सियासत भी गरमा सकती है। तो उमा भारती के इस बयान पर सियासत गरमाना, सियासत होना, मायने निकालना बड़ा लाजमी है। उनके इस बयान के मायने और लोधी वोटर्स के समीकरण को आज हम डिकोड करते हैं। उमा भारती कई बार अपने बयानों में मुखर होकर बात कहती हैं, तभी फायर ब्रांड कहलाती हैं। शराबबंदी को लेकर वो अपनी सरकार को कई दफा घेर चुकी हैं, अपनी मंशा साफ कर चुकी हैं, शराब दुकानों में आकर खड़ी हो जाती हैं। कई बार उनके ये कृत्य ये पार्टी को, उनकी अपनी सरकार को असहज करते हैं। अब चुनावी साल है तो सभाओं में इसका जिक्र और भी हो रहा है। लोधी समाज के बीच जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उनका लहजा पूरी तरह से स्पष्ट था, संतुलित था। उनके बयान के अलग अलग मकसद ढूंढे जा रहे हैं। लोधी वोटर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 50 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां लोधी वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। ये अधिकतर सीटें बुंदेलखंड इलाकों में आती हैं। इसके अलावा विंध्य में, गुड़ और नागौर विधानसभा, मालवा में, महू विधानसभा, नरसिंहपुर विधानसभा में लोधी वोट निर्णायक साबित हो रहे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इसका असर है। 70 सीटें लोधी बाहुल्य इलाके में। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश को जोड़ दिया जाए तो 30 से 40 लोकसभा सीटों पर लोधी समाज अच्छी खासी सियासी दखल रखता है। जाहिर तौर पर समाज को ना नकार सकते हैं, ना ही उन्हें नाराज कर सकते हैं। इसीलिए नेता इस तरह की बात कहते हैं कि निर्णय आपका होगा, लेकिन हम अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं। चलिए बात उत्तर प्रदेश की पुलिस की करते हैं, जिसका एक वीडियो, एक कारनामा आज सबके बीच में हंसी का और सुर्खियों में आने का काम करता दिखा। संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने के एक सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, देखिए आप। हथियार का हौसला टूट गया होगा, गोली शर्म से पानी पानी हुई होगी। यूपी पुलिस के इस एसआई की काबिलियत पर 21 ठहाकों की सलामी तो बनती है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद थाना बस्ती रेंज की डीआईजी आर.के. भारद्वाज यहां निरीक्षण के लिए जब पहुंचे तो उन्होंने थाने में आर्म्स निरीक्षण का हाल देखा। यहां तैनात सभी पुलिस जवानों को पिस्टल, राइफल, टीयर गन समेत दूसरे हथियार चलाकर दिखाने के लिए कहा और इसी दौरान एक सब इंस्पेक्टर राइफल की नली से गोली डालकर उसे चलाने की कोशिश करते देखे। ये देखकर डीआईजी साहब समेत तमाम अफसर अपनी हंसी को रोक ना पाए। डीआईजी ने कहा कि अगर पुलिसकर्मी गोली चलाना नहीं जानते, पिस्टल खोलना नहीं जानते, तो जान सकते हैं कि आगे काम कैसे करते होंगे। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आपात स्थिति के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहा। ये वीडियो अब जमकर वायरल है। यूपी पुलिस की जमकर खिल्ली उड़ रही है।
सपा ने इस मामले में योगी सरकार को ट्वीट करते हुए घेरा, सवाल उठाया कि ठाए ठाए करने वाली योगी जी की पुलिस, ये क्या हो रहा है? अब नली के रास्ते गोली डालेंगे? ये तो योगी राज की बड़ी उपलब्धि है। तो पॉलिटिकली घेराबंदी अपनी जगह है, पॉलिटिकली छींटाकशी अपनी जगह है, लेकिन एक अधिकारी, एक पुलिस महकमे का जवान अगर सेना का कोई जवान इस तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई पड़े तो उस पर इतनी हास्यास्पद स्थिति, ज़्यादा चिंताजनक हालात बनते हैं जो आज इस वीडियो पर आपने कमेंट्स के तौर पर देखे भी होंगे। आज के न्यूज़ डिकोड में बस इतना ही। खबरों के महाबुलेटिन में लगातार हम खबरों को डिकोड करते रहेंगे। कल इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।